हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अब सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग प्रॉपर रेगुलर स्कूल भी जाना शुरू कर दिए होंगे। नहीं जा रहे हो तो जाओ भाई, ठीक है। बोर्ड क्लास है, क्लास 10th है। जब तक आप रोज़ाना स्कूल नहीं जाओगे तब तक आप लोग की पढ़ाई के प्रति आप लोग का जो रुझान है नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर स्कूल जाओ, टीचर से जितना हो सके सवाल करो, ठीक है। पता है फिर भी आप लोग उससे पूछो, क्योंकि जो चीज़ हम पूछते हैं यार वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब में भी पढ़ते हो, ठीक है, मेरे थ्रू या किसी और टीचर के थ्रू यदि आप लोग पढ़ाई करते हो, है ना, तो आपके मन में जो भी डाउट रहता है उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। इससे होता क्या है यार कि जो चीज़ हम पूछते हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं मतलब कि वो चीज़ हमको क्लियर नहीं हुआ है ना। यदि उसको हम लोग क्लियर कराएंगे तो आप लोग को क्या होगा, वो चीज़ क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और जिसे आप लोग नहीं भूल पाओगे, ठीक है। पूछा हुआ चीज़ को हम लोग कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टीचर से सवाल किया करो। देखो मैं भी बता रहा हूँ अपने बारे में, जब मैं स्कूल टाइम में था, है ना, तो मेरे माइंड में अभी भी जब मैं स्कूल के दिनों को याद करता हूँ ना, तो टीचरों से कुछ सवाल मैंने पूछा था, ठीक है, पूछा करता था। तो ना अभी भी मेरे माइंड में क्या रहता है, चलता है। और मैं भी क्वेश्चन पूछने में डरता था। मालूम एक बार हुआ क्या था कि मैं क्लास के आखिरी साइड में बैठा था और टीचर ने पूछा कि जैसे कि हमारे जो टंकी रहता है पानी का, है ना, तो जब पानी का टंकी पूरा भरा रहता है, जब हम लोग उसका टोटी को जब हम लोग चालू करते हैं, है ना, तो पानी एकदम प्रेशर से क्यों आता है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने पूछा था, तो कोई नहीं बता पा रहे थे यार, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पानी अधिक भरा था इसलिए, है ना, कि कुछ लोग बोल रहे थे, सब लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे थे। क्लास में थोड़ा शोर भी हो रहा था, लेकिन मैं उसी बीच में मैं बोला कि दाब के कारण ऐसे करके, और मैं डर भी रहा था ना। तो फिर सर ने मेरे को बोला कि सही है, वो देख कोने बोली सब ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में वो बोला, ठीक है, कि उसका जो है दाब के कारण क्या होता है कि जो पानी जो रहता है, टंकी में भरा पानी रहता है, वो नीचे क्या होता है, तेज़ी गति से क्या होता है, निकलता है टोटी के माध्यम से, ठीक है। तो उस दिन मेरे को सर ने बोला था यार कि यदि आपको किसी भी चीज़ का आंसर मालूम है नहीं है, फिर भी आप लोग उसको बताने का कोशिश करो, ठीक है। यदि हम लोग पूछ रहे हैं तो यदि आपके भी मन में कुछ डाउट है तो आप लोग भी अच्छे से पूछा करो, है ना। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आपको मालूम है तो तुरंत खड़ा होकर उसका जवाब दिया करो। ऐसे करके मैं बोला था, मेरे को बोला था वो, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को भी बोला था। तो इसी चीज़ को मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ यार, यदि आप लोग को किसी चीज़ का आंसर मालूम है ना, और आपको सर उसको पूछ रहे हैं क्लास में, तो उसका जवाब आप लोग अच्छे से दो, ठीक है। और आप लोग को किस चीज़ का आंसर मालूम है फिर भी आप लोग सर से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। सर से अटैचमेंट आप लोग को बना के रखना है, ठीक है, टीचरों से, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग डाउट लेकर जाया करना क्लास में, घर से पहले पढ़ के थोड़ा बहुत जाया करना, है ना। जिससे होगा क्या कि आप लोग का जो भी मन में डाउट रहेगा उसको आप लोग अंडरलाइन करके रखे रहना, टीचर से पूछना, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कक्षा 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसा है जी कि आप लोग इसका जो आंसर रहता है कि आप लोग, कई बच्चे क्या होते हैं पूरा बुक गाइड को क्या करते हैं, रट डालते हैं। तो रटने का कोई यहाँ पास मतलब बनता नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसमें रहता है मेन चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। यदि आप आंसर को अपने शब्दों में यदि लिखते हो, ठीक है, फिर भी आप लोग को पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक। जैसे कि आप लोग टॉपरों के आंसर शीट को जब आप लोग देखोगे यार, तो आप लोग उसको किसी भी गाइड वगैरह से यदि आप लोग उसको मैच करके देखोगे ना, तो क्या रहेगा, एकदम डिफरेंट रहेगा। क्योंकि वो लोग क्या किए रहते हैं, बुक को अच्छे से पढ़े रहते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहता है, और बिना किसी डाउट के वो लोग क्या रहते हैं, अपने प्रिपेयर को अच्छे ढंग से किए रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग करते क्या है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि बुक से आ जाता है ना, तो वो लोग अपने शब्दों में भी लिख के उसको अच्छे खासा उसमें से नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो चलो ये रहा थोड़ा सा बहुत आप लोग के लिए ज्ञान की बात, जिसमें मैंने अपने बारे में भी बताया और कुछ चीज़ें आप लोग को भी सुझाव में दिया। तो चलो क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ा सा 3-4 मिनट में थोड़ा सा इंट्रो हो गया, तो चलो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यार लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, ठीक है, यानी कि लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम एंड कर्व, ठीक है, वॉल्यूम कर्व, ठीक है। तो देखो इसमें लोथर मेयर क्या है, वैज्ञानिक हैं, ठीक, जिन्होंने परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार और परमाणु आयतन, ठीक, दोनों के मध्य उन्होंने एक क्या किया था, ग्राफ बनाया था, ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स, यानी कि उस समय जितने भी तत्व क्या थे उपस्थित थे, उन सबको क्या किया था, उसके परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर
उन्होंने व्यवस्थित करके उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इससे पहले मैं आप लोग को जो यहाँ पर टॉपिक कवर करा दिया हूँ उसको 1 मिनट में और थोड़ा सा समय देना, मैं इसको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में थोड़ा सा और अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने सबसे पहले आप लोग को डोबेरेनर का त्रिक नियम बताया था। ठीक है, तो डोबेरेनर ने अपने त्रिक नियम को सन 1817 में दिया था। ठीक है, और यहीं से होता क्या है, डोबेरेनर से जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी कि यहीं से जो आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने का जो क्रम है क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। किससे? डोबेरेनर से। ठीक है, तो मैंने आप लोग को डोबेरेनर के त्रिक नियम को अच्छे से समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डोबेरेनर वैज्ञानिक है उन्होंने अपने त्रिक नियम के आधार पर उन्होंने 3 तत्वों को, ठीक, 3 तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया था, व्यवस्थित किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा था जी कि जो बीच वाले क्या है तत्व हैं उसके परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या किया था, बताया था। ठीक है, और इन्होंने इस नियम के थ्रू कुछ ही त्रिक बना पाए थे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ ही ट्रिक बना पाए थे। ठीक है, यानी कि इसका जो नियम है सफल हालांकि नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो भी यहाँ पास वैज्ञानिक आए, जैसे कि यहाँ पास न्यूलैंड आता है, उसको तो एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे डोबेरेनर वैज्ञानिक हैं उन्होंने परमाणु भार के आधार पर क्या किया था, व्यवस्थित किया था तत्वों को 3-3 के क्रम में, है ना। तो इससे यहाँ पास जो है हमारे न्यूलैंड वैज्ञानिक है, ठीक है, उसको यहाँ पास इसके आधार पर यानी कि परमाणु भार के आधार पर उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे त्रिक नियम है डोबेरेनर का, इससे संबंधित मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया हूँ, और इससे संबंधित मैंने आप लोग को थ्योरी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपको करा दिया हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद डोबेरेनर के बाद आता है जी न्यूलैंड वैज्ञानिक आता है, जिन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था सन 1866 में। ठीक है, उन्होंने संगीत के स्वर, जैसे कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। ठीक है, तो यदि हम इस संगीत को क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे तो फिर से सा रे ग म प ध नि आएगा। ठीक है, तो टोटल संगीत के 7 स्वर होते हैं और 8वां फिर से प्रारंभ होगा, तो 8वां स्वर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में सा है और 8वां में सा है, तो दोनों क्या है, सा है, तो इसमें क्या हो रहा है, समानता आपको देखने को मिल रहा है ना, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने तत्वों को 7-7 के क्रम में यहाँ पर जमाया था जी, जैसे कि यहाँ पर 7-7 के क्रम में जमाया था। तो उन्होंने देखा ये जो 8वां तत्व है, ठीक है, 8वां तत्व है वो पहले तत्व के क्या है, गुणधर्म में क्या हो रहा है, समानता उसको देखने को मिल रहा था। ठीक है, हालांकि ये जो अष्टक नियम है, ठीक है, वो ये भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, और उस समय टोटल 56 ही तत्व क्या थे, 56 तत्व इस समय क्या थे, प्राप्त थे। ठीक है, 56 तत्व क्या थे, इस समय उपस्थित थे। तो उन्होंने पूरे 56 तत्वों को कुछ इसी क्रम में व्यवस्थित किया था। तो ये जो क्रम है कुछ ही तत्व तक, यानी कि कैल्शियम तक ही सही पाया गया था, बाकी इसके बाद से जितने भी यहाँ पर तत्व आए, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो नियम है लागू नहीं हो पा रहा था, यानी कि ये भी नियम क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारे जो न्यूलैंड वैज्ञानिक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, कौन आ जाएगा इधर, लोथर मेयर आ जाएगा। ठीक है, तो लोथर मेयर वैज्ञानिक आएगा, अभी इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने आप लोग को इस अष्टक नियम के सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत टॉपिक में मैंने आप लोग को इसको भी अच्छे से पढ़ा दिया था और एक्सप्लेन भी करने का कोशिश किया था। ठीक है, और इस टॉपिक से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप हर टाइप से इसको मैं कवर आपको करा दिया था। ठीक है, तो अभी तक से वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, तो देखो जी लोथर मेयर क्या कौन है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना परमाणु आयतन वक्र दिया था। तो लोथर मेयर जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको सन 1869 में इस नियम को दिया था। ठीक है, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र है, इसको उन्होंने सन 1869 में दिया था। इससे पहले जो हमारे डोबेरेनर वैज्ञानिक हैं, इससे पहले हमारे जो डोबेरेनर वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने अपना त्रिक नियम को कब दिया था जी, उन्होंने 1817 में दिया था। फिर न्यूलैंड वैज्ञानिक ने अपना जो अष्टक सिद्धांत है उसको उन्होंने कब दिया था, 1866 में उन्होंने क्या किया था, दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो लोथर मेयर वैज्ञानिक है उन्होंने 1869 में दिया है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो लोथर मेयर है उन्होंने यहाँ पर परमाणु आयतन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परमाणु आयतन, और इधर है परमाणु भार के आधार पर उन्होंने एक ग्राफ बनाया था जिसमें सभी तत्वों को क्या किया है, जमा
क्रम आया हुआ है, ठीक है। इस क्रम में आप लोग जाओगे तो इसमें क्या क्या है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम इसको व्यवस्थित किया है, ठीक है। और ऊपर ऊपर यानी कि जो ग्राफ है ऊपर नीचे जो गया है, ठीक है, वो परमाणु आयतन की कमी या ज़्यादा के कारण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये बस अभी मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु आयतन परमाणु भार क्या होते हैं। तो चलो अब हम लोग बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास बोला है जी कि जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है, जो हमारे जो लोथरमेयर वैज्ञानिक वो कहाँ के रहने वाले, जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार क्या है कि कोई तत्व है, ठीक है, उसका परमाणु भार यानी कि उसका वजन कितना है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है। और परमाणु आयतन, ठीक है, परमाणु आयतन का अर्थ है जी कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी तत्व है, ठीक है, वह कितना स्थान घेरता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो कितना एरिया को कवर कर रहे हैं, पूरा यहाँ बस कि जहाँ बस वो क्या है व्यवस्थित है उतना जगह को वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके परमाणु आयतन कुछ इस प्रकार से रहेगा। यदि ये क्या है, समझो कुछ छोटा पदार्थ है, ठीक है, तो वो कम जगह को क्या करेगा, घेरेगा, है ना। तो परमाणु आयतन यानी कि वह जो कोई तत्व है वो कितने जगह को क्या करते हैं, घेरता है, वही क्या है, परमाणु आयतन कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया परमाणु आयतन क्या है और परमाणु भार, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ को बनाया जी, तो उन्होंने देखा कि वक्र में सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर तथा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन चढ़ाव के बीच में स्थित है, ठीक है। यानी कि उन्होंने जब इस ग्राफ को व्यवस्थित किया परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर, तो उन्होंने देखा यार कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम कुछ इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है अपना सोडियम, ठीक है, सोडियम, ये के है पोटेशियम और आरबी है हमारा रुबिडियम, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है, ठीक है, वो ग्राफ में कहाँ पर स्थित थे, तो उच्चतम शिखर पर थे, ठीक है। उच्चतम शिखर पर क्या थे, यानी कि एकदम टॉप में देख रहे हो ना ग्राफ के ऊपर में, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्या थे, उच्चतम शिखर पर था तथा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन चढ़ाव के बीच में स्थित है, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर येलो में मैं इसको हाईलाइट करके रखा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्या है, चढ़ाव के बीच में स्थित है। देखो चढ़ाव के बीच में स्थित है, इसका अर्थ आप लोग समझिएगा, ठीक। चढ़ाव का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में जैसे ही क्या होता है, ग्राफ में चढ़ाव यानी कि ऊपर, ठीक है, यानी जिस स्थान से ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक, उस स्थान को क्या बोलते हैं, चढ़ाव बोलते हैं। और यहाँ पर एक शब्द का यूज हुआ है कि चढ़ाव के बीच में, कहाँ गया, हाँ ये चढ़ाव के बीच में, ठीक है, चढ़ाव के बीच में स्थित है, बोला है जी कि इसका मतलब है कि चढ़ाव वाले हिस्से के बीच में मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, चढ़ाव वाले जो हिस्सा है, ठीक, चढ़ाव वाले हिस्सा है इसके बीच में मौजूद है, यानी कि ये न सबसे क्या है नीचे है न सबसे ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, मध्य में स्थित है, ठीक। जैसे मध्य में कैसे स्थित है, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। ये चढ़ाव के बीच में कैसे स्थित है, तो देखो फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आ जाता है नियोन, आ जाता है नियोन के बाद ग्राफ सीधा ऊपर गया है, ठीक, ऊपर गया है। तो नियोन के पहले क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो ये क्या है, चढ़ाव के क्या है, बीच में है, इसी को बोला है, ठीक है। चढ़ाव के बीच यानी चढ़ाव तो यहाँ नियोन से हो रहा है, ठीक है, नियोन से यहाँ पे ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पास क्लोरीन जो है वो आर्गन, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आर्गन है, ठीक है, आर्गन से ग्राफ सीधा ऊपर गया है, ठीक है। तो जो आर्गन से क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन है जस्ट आर्गन के पहले है, ठीक है, आर्गन के क्या है, पहले है। तो इससे क्या पता चल रहा है जी कि इससे ना ये सबसे नीचे है नहीं सबसे ऊपर है, बल्कि किसमें है, मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि इसका जो क्या है परमाणु आयतन है, यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन भी क्या है, चढ़ाव के मध्य में स्थित है, ठीक है, चढ़ाव के मध्य यानी कि जो जहाँ जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है उससे पहले, ठीक है, यानी कि क्या है, बीच में है फ्लोरीन, नियोन के पहले है, नियोन से क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है ना, तो इससे पहले है फ्लोरीन। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है वही चढ़ाव के बीच में ये भी स्थित है, ठीक है, आर्गन के पहले है, ठीक है, आर्गन से क्या हो रहा है, सीधा चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, इससे पहले यानी कि क्या है, बीच में है, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है, इसका परमाणु आयतन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है ये भी क्या है, चढ़ाव के मध्य में क्या है, स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्रोमियम से क्या हो रहा है, ग्राफ सीधा ऊपर बढ़ रहा है, इससे पहले क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ से जो है इसका परमाणु आयतन धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोला है जी कि चढ़ाव के बीच में स्थित है। और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं कहाँ पास है, मैग्नीशियम ये क्या है, Mg, यहाँ पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आदि धातुएं वक्र में घटाव वाले भाग में है। ठीक, वक्र में घटाव वाले भाग कैसे, यानी कि वक्र जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, फिर जैसे नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा वहाँ पर स्थित जो तत्व है उसको क्या बोला है कि वह घटाव वाले भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर घटाव वाले भाग में स्थित कौन कौन से तत्व आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ पर ये जो है हमारा कैल्शियम है, ठीक है, ये क्या चढ़ाव वाले भाग के नीचे में स्थित है। ठीक है, यानी कि क्या है, घटाव वाले भाग में क्या है स्थित है, कैल्शियम है, ठीक है, और कैल्शियम है, और यहाँ पर यहाँ से सोडियम में क्या है ऊपर है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ बस एस आर है जी, एस आर को बोलते हैं, एस आर को शायद स्ट्रोंशियम बोलते हैं ना, पढ़े थे हम लोग। एस आर क्या है, स्ट्रोंशियम है। ये कहाँ पर स्थित है, ये है घटाव वाले भाग पे। ठीक है, यानी ग्राफ जैसे ऊपर बढ़ा है उससे जैसे नीचे में आप लोग इसको देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे बोला है तथा बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, एल्यूमिनियम आदि धातुएं वक्र के न्यूनतम बिंदु पर है। ठीक है, यहाँ पर जो बेरिलियम, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यहाँ पर जो नीचे में आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी तत्व यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब कहाँ पर स्थित है, न्यूनतम बिंदु पर स्थित है, यानी कि नीचे वाले भाग में क्या है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा कि कुछ किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आयतन के आधार पर और परमाणु भार के आधार पर यहाँ पर जो है ग्राफ को व्यवस्थित किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यार, चलो सब लोग यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ तत्व क्या है शिखर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ तत्व जो है चढ़ाव के बीच में स्थित देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है चढ़ाव के बीच में स्थित है ना, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये सब कहाँ है, घटाव वाले क्या है, घटाव वाले भाग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ बस होगा क्या कि इसका मैं बता देता हूँ आगे होने क्या वाला है। यहाँ पर जितने भी क्या है ऊपर में जो जो तत्व हैं, ठीक है, और जो जो चढ़ाव के बीच में स्थित है, जो निचले भाग में क्या है तत्व स्थित है, इन सब के गुणों में क्या पाया गया था, समानता देखने को मिला था। ठीक है, इसी को अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ से चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके आधार पर, किसके आधार पर, ये ग्राफ के आधार पर उन्होंने देखा कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित हैं, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन और उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, यहाँ पर बोला है यार कि उन्होंने देखा कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो समान गुण वाले तत्व जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। ठीक है, ये सभी समान गुण वाले तत्व कैसे हैं कि ये जो तत्व हैं, ये तीनों तत्व हैं, ये क्या है, ये क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका समान गुण यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सब ऐसे तत्व हैं जब इसको आप लोग आधुनिक आवर्त में जब आप लोग इसको पढ़ोगे यार, तो इसको 17वें समूह में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये जो सभी तत्व जो होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये सभी क्या है, अधातु हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अधातु हैं, और इनकी जो क्रियाशीलता है, इसका जो क्या है क्रियाशीलता है, यानी कि किसी दूसरे तत्वों से क्रिया करने का क्षमता क्या रहता है, इसमें अधिक रहता है, यानी कि इसका क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसके गुण में क्या देखने को मिला, समानता देखने को मिला। ठीक है, तो इसी को बोला है समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित है। ठीक है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि जो आवर्ती फलन जो होता है वो होता है क्या है। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इसका अर्थ होता है यार आवर्ती फलन का कि जैसे जैसे क्या होता है परमाणु भार बढ़ता है। ठीक, जैसे जैसे होता क्या है, ये जो परमाणु भार बढ़ता है, आगे इधर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, ठीक है, परमाणु भार बढ़ता है, वैसे ही तो परमाणु आयतन भी, ठीक, इसका जो परमाणु आयतन है वो भी एक नियमित क्रम में, ठीक है, एक नियमित क्रम में घटता या बढ़ता है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि परमाणु भार यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसका जो परमाणु आयतन है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यदि परमाणु आयतन बढ़ते तो सीधे इसका ग्राफ क्या जाता है, ऊपर जाता है ऐसे। ठीक है, धीरे 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 बढ़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर जो परमाणु आयतन है, ठीक है, वो नियमित क्रम में क्या हो रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु भार
कुछ जैसे जैसे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, इसका परमाणु भार सबसे कम होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है, इसका परमाणु भार क्या था, सबका कम था, ठीक है। तो जैसे परमाणु भार के क्रम में इसको क्या किया, व्यवस्थित किया है, ठीक है, आगे आगे में, ठीक है। तो जो परमाणु आयतन है, जिसका परमाणु आयतन है वो भी नियमित क्रम में क्या होता है, घटते बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से तरंग की तरह आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, तो एक तरंग की तरह आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। और ये निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, वही पैटर्न में क्या होने लगते हैं, दोहराने लगते हैं। किस पैटर्न में दोहराने लगते हैं, जैसे कि निश्चित अंतराल के बाद कैसे, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक से घटा है, ठीक है। फिर यहाँ से अचानक से बढ़ा है, फिर नीचे से घटा है, फिर यहाँ पर से बढ़ा है। ये जो पैटर्न है क्या होते जा रहा है, ये जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है, बार बार दोहराते जा रहा है, ठीक है। यानी कि गुणों के दोहराना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तत्वों का इसके जो परमाणु आयतन है, ठीक है, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसके गुणों में क्या हो रहा है जी, इसके गुणों में क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, यानी कि बदलाव हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो इसका गुण है यानी कि बढ़ रहा है फिर नीचे हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसके गुण में क्या होना, दोहराना ही क्या कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन इसी को कहते हैं, यानी कि रिपीट होना यार, किसी चीज़ का रिपीट होना बार बार, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इतना दूर तक क्या करूँगा, मैं चलूँगा, ठीक है। फिर इतना दूर तक क्या करूँगा, मैं दौड़ूंगा, फिर से इतनी दूर तक क्या करूँगा, मैं चलूँगा, फिर इतनी दूर तक क्या करूँगा, मैं दौड़ूंगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, यानी निश्चित क्रम में हो रहा है ना, फिर क्या कर रहा है, चल रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर चल रहा है, फिर दौड़ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ हो क्या रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर हो क्या रहा है, इनके जो पैटर्न है, ठीक है, परमाणु भार और परमाणु आयतन के अनुसार पर इसका जो क्रम है ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, निश्चित क्रम में, ठीक है। बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं आवर्ती फलन, यानी पीरियोडिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आगे बोला है जी कि जब लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसी दौरान मेंडलीफ द्वारा, यहाँ पर नया वैज्ञानिक एंट्री हो रहा है कि उसी दौरान मेंडलीफ द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण सरल हो गया, ठीक है। इधर देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना। चलो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे लोथर मेयर वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, परमाणु आयतन परमाणु भार के आधार पर उन्होंने क्या किया, तत्वों को कुछ इस प्रकार से क्या किया, वर्गीकरण किया, ठीक है। उसी दौरान जी जो हमारे मेंडलीफ वैज्ञानिक है, अभी इसके जो है मेंडलीफ का इसका जो सिद्धांत है इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे, अगले टॉपिक इसका सेपरेट है, ठीक है। तो मेंडलीफ जो वैज्ञानिक है उन्होंने परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण क्या हो गया, सरल हुआ। किसके मेंडलीफ को क्या हुआ, तत्वों के परमाणु भार भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इसका वर्गीकरण करना क्या हो गया, सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमाणु भार तो आपको समझ में आ गया, उसका द्रव्यमान होता है, और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसको चल मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। देखो यार, भौतिक यानी कि होता क्या है कि जब भौतिक का मतलब है भौतिक गुणधर्म, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ठीक है, भौतिक गुण का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो क्या होगा, उसका रंग, ठीक है, रंग के आधार पर क्या होगा, उसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, रंग, उसका चमक और उसका ठोस या तरल, ठीक है। तो इस आधार को क्या कहते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं, ठीक है। और रासायनिक गुण में होता है क्या है, रासायनिक गुणधर्म में होता है क्या जी, रासायनिक गुणधर्म में कोई तत्व जो रहते हैं वो दूसरे तत्वों के साथ मिलकर या फिर नई चीज़ का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अम्ल और क्षार से उसका क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो, ठीक है, किसी दूसरे तत्व से उसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेंडलीफ है उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उसको जो है आधार पर उसको वर्गीकरण क्या हुआ, सरल रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। यहाँ पर आगे बोला है, लूथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग किया, ठीक है। तो आवर्ती शब्द का मतलब क्या होता है जी, आवर्ती यानी कि नियमित अंतराल पर दोहराना या पुनरावृत्ति होना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। तो आवर्ती शब्द का प्रयोग कर मेंडलीफ को एक दिशा दी, जिससे मेंडलीफ को अपने आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली, ठीक है। तो
उन्होंने आवर्ती शब्द का प्रयोग किया, यानी कि आवर्ती शब्द यानी बताया कि किस प्रकार से जो है तत्वों के जो है उसके परमाणु भार के आधार पर, ठीक है, उसमें किस प्रकार से आवर्ती उसको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि ग्राफ में देखे ना, ठीक है, कि इसके गुणों में क्या हो रहा है, निश्चित अंतराल इसको देखने को मिल रहा था, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर दोहरा रहे थे, इसको हमने यहाँ पर देखे ना, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे आवर्ती शब्द के यहाँ पर प्रयोग किया, जिससे जो है हमारे मेडलिफ वैज्ञानिक हैं उन्होंने अब आगे जो है हमारे तत्वों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, और रासायनिक गुणधर्म और इसके परमाणु भार, इन तीनों के आधार पर ये क्या करेगा, अपना सेपरेट एक नया सिद्धांत देने वाला है, जो है अपना मेडलिफ का वर्गीकरण, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से हमारा ये रहा मेडलिफ लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, ठीक है, जिसे उन्होंने 1869 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब चलो यार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका हम लोग सेपरेट नोट्स देख लेते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ उन्हीं सब चीज़ों को निकाल के वापस बनाया गया है और अच्छे ढंग से वापस बताया गया है, जिससे आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नोट्स को लिखने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से खाली समय निकाल के वीडियो को देखना, क्योंकि यार टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी वैज्ञानिक हैं इन्होंने किस प्रकार से अपना अपना सिद्धांत दिया है, इस सबको यदि एग्ज़ाम में नहीं भी आता है तो भी आपके माइंड में ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोग इसको अपने छोटे भाई बहनों को इसको आप लोग भविष्य में पढ़ा सको, समझा सको, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपना तैयारी करके रखना यार, है ना, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, छोटे छोटे भाई बहनों के लिए, ठीक है, दोस्त यार के लिए, इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई को रखना और अपने नॉलेज को बढ़ा के रखना, ठीक है। तो चलो अब हम इसका नोट से देख लेते हैं, जिसे आप लोग कॉपी में लिख के रख लिए रहना, ठीक है यार। यहाँ पर से है, यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न में बोलेगा यार कि लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र क्या हैं, इनकी विशेषताएं और इसका आवर्त सारणी में योगदान को स्पष्ट कीजिए करके यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ से अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र क्या है करके भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर उस हिसाब से देना, ठीक है। सबका मैं पॉइंट बना दिया हूँ और इसकी विशेषताएँ, यानी कि पूछ देगा कि लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र क्या है, इनके विशेषताओं को लिखे करके भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बोल देगा कि इसका आवर्त सारणी में योगदान, ठीक है, यानी कि लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र क्या है, ठीक है, और इसके आवर्त सारणी में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस सभी को भी शामिल करके भी पूछा जा सकता है कि लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए और इसका आवर्त सारणी में योगदान को स्पष्ट कीजिए करके भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग सबसे पहले समझते हैं यार कि हमारे जो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र है वह क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ आपको मैं यहाँ पर पिछले पढ़ाया वही सब चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना और इसको अपने कॉपी में लिख के रख लेना, ठीक है। तो आपको नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। देखो नोट्स लिखने का फ़ायदा यह रहता है यार कि जब भी आप लोग को एग्ज़ाम नज़दीक में आएगा तो आप लोग बुक को पढ़ते थोड़ी रहोगे, बुक को भी पढ़ लोगे, फिर ये वहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अपने शब्दों में बना सकते हो, लेकिन उसको किस हिसाब से किस पैटर्न में लिखना है उसका आइडिया यहाँ से लग जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा रहता है। और सभी स्टूडेंट्स का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। देखो स्कूल में आपको सर नोट्स बनवाए थे मत बनवाए, लेकिन मैं तो नोट्स भी बनवाऊँगा, बुक को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे सबको भी मैं आपको निचोड़ के आपको देने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र क्या है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर जो है एक जर्मन वैज्ञानिक है लोथर मेयर ने सन 1869 में तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच क्या किया था, संबंध स्थापित करने हेतु ग्राफ तैयार किया, ठीक, जिसे परमाणु आयतन वक्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जर्मन वैज्ञानिक है लोथर मेयर, उन्होंने सन 1869 में तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच संबंध स्थापित करने हेतु एक ग्राफ तैयार किया, जिसे परमाणु आयतन वक्र कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने अब यहाँ पास बताना कि ग्राफ में क्या था, किस प्रकार से उसको किए थे, उसको आप लोग यहाँ पास बताना है, ठीक है। उन्होंने एक्स अक्ष पर परमाणु भार तथा वाई अक्ष पर परमाणु आयतन लेकर सभी ज्ञात तत्वों को ग्राफ में व्यवस्थित किया या जमाया, ठीक है। यहाँ पास दूसरा भी पॉइंट यहाँ पास क्लियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा बोला है कि इस ग्राफ में, यानी कि इस ग्राफ से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु आयतन में एक निश्चित दोहराव पाई जाती है, यानी कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है, ठीक है।
हमने भी इसको भी देखा कि किस प्रकार से नियमित उसमें दोहराव यानी कि किस प्रकार से नियमित रूप से क्या हो रहा था, दोहरा रहा था, है ना। तो ये रहा हमारा लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, अब चलो हम इसका विशेषता को देख लेते हैं। ठीक है यार, अब हम इसकी विशेषता को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर पहला बोला है इसकी विशेषता में, समान रासायनिक गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित थे। ठीक है, समान स्थान पर स्थित थे ना, जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया कि समान गुण वाले तत्व समान स्थान पर किस प्रकार से स्थित थे। कुछ तत्व क्या थे, शिखर पे थे। ठीक है, कुछ तत्व क्या थे जी, शिखर में थे, टॉप में थे। ठीक है, कुछ नीचे थे। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या थे, चढ़ाव के बीच में स्थित थे, है ना। तो सबका क्या था, गुणों में क्या था, समानता था जी, तभी क्या था वो एक क्या थे, निश्चित क्रम में क्या थे, वे व्यवस्थित थे। यानी कि जो तत्व समान जगह पर मिल रहा था, जैसे कुछ ऊपर में थे, कुछ नीचे में थे, कुछ मध्य में थे। ठीक है, तो जितने भी ऊपर में थे, ठीक है, उन सभी तत्वों के गुण में समानता देखने को मिल रहा था। ठीक है, नीचे वाले तत्वों के गुण में क्या हो रहा था, समानता देखने को मिल रहा था। तो इसी को यहाँ पर बोला है कि समान रासायनिक गुण वाले तत्व क्रम में समान स्थान पर स्थित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर पाए जाते हैं। ठीक है, उच्चतम शिखर पर थे ना, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम क्या थे, वक्र के उच्चतम शिखर पर पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन यानी कि F, फ्लोरीन, क्लोरीन और हैलोजन तत्व, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं हैलोजन तत्व में आते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित, चढ़ाव के वक्र में, वक्र के चढ़ाव के बीच में क्या थे, स्थित होते हैं। ठीक, इसको हमने देखे हैं इसकी विशेषता में। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा अगला पॉइंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व घटाव वाले भाग में होते हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु आयतन परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। ठीक है, इसको हमने देखा। ठीक है, इसकी विशेषता में कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, यानी कि आवर्ती फलन में हुआ क्या रहा था कि उसका जो गुणों में क्या हो रहा था, निश्चित रूप से क्या देखने को मिल रहा था, दोहरा। ठीक है, यानी कि रिपीटेशन, यानी कि रिपीट होने को मिल रहा था, यानी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वही यहाँ बस इसका विशेषता कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी है इसको लिख के रख लेना। ठीक है यार, और यहाँ पर देख लेते हैं इसका आवर्त सारणी में इसका योगदान के यहाँ पर से देख लेते हैं। आवर्त सारणी में इसका योगदान है जी, लोथर मेयर में पहली बार यह सुझाव दिया कि, यानी कि लोथर मेयर ने पहली बार यह सुझाव दिया कि तत्वों के गुणधर्म आवर्त यानी कि आवर्ती होते हैं। ठीक है, इसके जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। आवर्ती मतलब क्या हो रहा था कि एक नियमित अंतराल के बाद क्या हो रहा था, पुनरावृत्ति यानी कि दोहरा रहा था। ठीक है, उसके गुण है ना। तो लोथर मेयर ने पहली बार यह सुझाव दिया कि उसके तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। ठीक है, और उन्होंने आवर्ती शब्द का प्रयोग कर यह बताया कि कुछ तत्व निश्चित अंतराल पर मिलते हैं जिनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने आवर्ती शब्द का प्रयोग किया था ना। ठीक है, आवर्ती शब्द का प्रयोग किया था हमारे लोथर मेयर ने। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर यह बताया कि कुछ तत्व निश्चित अंतराल पर मिलते हैं और उनके गुण में क्या हो रहा था, समानता हो रहा था। ठीक है, निश्चित अंतराल में मिल रहे थे और उसके गुण में समानता देखने को मिल रहा था, है ना। और यही अवधारणा मेंडलीव को उनकी आवर्त सारणी बनाने की दिशा में क्या मिली, प्रेरणा मिली। ठीक है, यानी कि इसी से जो हमारे मेंडलीव वैज्ञानिक है उसे आवर्त सारणी बनाने में क्या हुआ, एक दिशा मिली। ठीक है, जिससे उसको एक प्रेरणा भी मिला और दिशा भी मिला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है इसका हमने यहाँ पर लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र को देख लिए, इनके कुछ विशेषताएं इसको हमने देख लिया और इसके आवर्त सारणी के योगदान को देख लिया। ठीक है, अब चलो यहाँ से संबंधित कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बस पहला क्वेश्चन है यार, यहाँ पर बोला है लोथर मेयर ने परमाणु आयतन वक्र किसके बीच बनाया था। चलो बताओ किसके बीच बनाया था अपना परमाणु आयतन वक्र को। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या और परमाणु भार। ठीक है, ये तो नहीं है भाई, परमाणु संख्या और परमाणु आयतन के भार में तो नहीं बनाए थे। ठीक है, दूसरा है परमाणु भार और परमाणु आयतन। ठीक है, ये है। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच क्या किया था, वो उन्होंने बनाया था। ठीक है, और चलो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है लोथर मेयर का वक्र किस वैज्ञानिक को
आवर्त सारणी बनाने में प्रेरणा मिली। ठीक है, यानी कि लोथर मेयर का वक्र जो है किस वैज्ञानिक को आवर्त सारणी बनाने में प्रेरणा मिली। ठीक है, अभी हमने देखा ना जो हमारे मेंडलीफ वैज्ञानिक है उसको लोथर मेयर के वक्र से क्या मिला, प्रेरणा मिला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडलीफ। ठीक है, और यहाँ पर से यार हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है बोला है कि लोथर मेयर के वक्र में सोडियम पोटेशियम जैसे तत्व कहाँ स्थित थे। चलो बताओ, सोडियम पोटेशियम जैसे ये सब क्या क्षारीय तत्व हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित थे, चलो बताओ ये कहाँ स्थित थे। ये तो उच्चतम शिखर पर स्थित है भाई, है ना। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम शिखर पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि लोथर मेयर का वक्र किस सिद्धांत को दर्शाता है। चलो बताओ यार, लोथर मेयर का जो वक्र है वो किस सिद्धांत को दर्शाता है। जिसका ऑप्शन ए है तत्वों का यादृच्छिक वितरण, बी है परमाणु भार की समान वितरण, सी है तत्वों के गुणों की आवृत्ति, डी है परमाणु आयतन परमाणु भार का आवर्ती फलन। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यार, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, परमाणु आयतन और परमाणु भार का क्या हो रहा था, आवर्ती फलन देखने को मिल रहा था, है ना। कुछ इस प्रकार से है इसका आंसर। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पास क्वेश्चन 5 है जो कि लास्ट है। यहाँ पास बोला है क्लोरीन फ्लोरीन जैसे तत्व लोथर मेयर के वक्र में कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन तत्व है ना। ठीक है, ये सब कहाँ स्थित थे यार, चलो बताओ। ऑप्शन शिखर पर थे, कि चढ़ाव के बीच पे स्थित थे, कि घटाव वाले भाग पर स्थित थे, कि वक्र के अंत में स्थित थे। ये क्या थे, चढ़ाव के बीच में क्या थे, स्थित थे। ठीक है, हमारे जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है चढ़ाव के बीच में स्थित थे ना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यार कि मेंडलीफ का वर्गीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो हमारा टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।